नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल द एडमिनिस्ट्रेटिव स्कॉलर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि लोकल गवर्नमेंट क्या है और क्या क्या किस किस प्रकार की इसको शक्तियाँ प्रदान है और क्या क्या इसका क्षेत्राधिकार है और क्या इसका स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों, लोकल गवर्नमेंट को समझने से पहले सबसे पहले हमको पावर के डिस्ट्रीब्यूशन को समझना पड़ेगा कि भारत में किस प्रकार से पावर विभिन्न स्तरों पर डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो दोस्तों, अगर हम लोग पावर के डिस्ट्रीब्यूशन का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को देखने का प्रयास करें तो भारत में ऊपर से नीचे तक जो स्ट्रक्चर है हमारा, वो हमको इस प्रकार देखने को मिलता है कि पहले सबसे ऊपर है सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके बाद है आपका स्टेट गवर्नमेंट, और उसके नीचे है आपका लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भारत के संविधान के तहत अपने अपने क्षेत्र के विषय प्रदान किए गए हैं, और उन विषयों के अंतर्गत, उस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इनको शक्तियाँ प्राप्त है कानून बनाने की और उसको क्रियान्वित करने की। और अगर हम लोग लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो लोकल गवर्नमेंट को जो पावर प्रदान करती है वो आपका स्टेट लेजिस्लेशन, कानून के माध्यम से पावर प्रदान करती है, जिसको एक अगर भारत में देखने का प्रयास करें तो लोकल गवर्नमेंट के लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत पूरे भारत में एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बनाया गया था कि इस माध्यम से स्टेट लेजिस्लेचर आपका लोकल गवर्नमेंट को अथॉरिटी और पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में हमको देखने को मिलता है लेजिस्लेचर, उसके बाद है आपका एग्जीक्यूटिव, उसके बाद है आपका जुडिशरी। अगर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे देखें सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर हम लोग देखें तो उसके अंतर्गत जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हमको देखने को मिलता है वो है आपका लेजिस्लेशन में आपका पार्लियामेंट हो गई, और पार्लियामेंट क्या करती है, कानून का निर्माण करती है, पॉलिसीज़ का निर्माण करती है, जो भी कानून बनाती है और पॉलिसीज़ बनाती है उनको सही तरीके से संविधान के अनुसार, संविधान के नियमों के तहत उसको फ्रेम करती है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या करता है, जो पॉलिसीज़ और जो नियम जो लेजिस्लेचर बना रहा है, जो संसद बना रहा है, उसको जो भारत की कार्यपालिका है वो क्या करती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है। और जुडिशरी क्या करती है, वो ये देखती है कि जो भी कानून और जो भी पॉलिसी लेजिस्लेचर द्वारा बनाई जा रही है वो संविधान के अनुरूप है कि नहीं, ये देखने का कार्य किसका है, आपका जुडिशरी का है। अगर हम लोग लोकल गवर्नमेंट के बारे में विस्तार समझने का प्रयास करें तो लोकल गवर्नमेंट को, जैसा मैंने पहले बताया कि लोकल गवर्नमेंट क्या है, जो भारत में जो 3 स्ट्रक्चर हैं, जो 3 स्तर हैं हॉरिजॉन्टल, उसमें जो सबसे नीचा जो सबसे निचले स्तर पे, जो थर्ड लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो आपका लोकल गवर्नमेंट आती है। और लोकल गवर्नमेंट को लाया क्यों गया है, लोकल गवर्नमेंट को डायरेक्ट डेमोक्रेसी के रूप में लाया गया है क्योंकि अगर हम लोग इसमें देखने का प्रयास करें कि जो आपका विलेज लेवल है वहाँ पर डायरेक्ट जो ग्राम सभा है वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए डायरेक्ट निर्णय लेती है, और इसमें हमको डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी देखने को मिलती है। और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो है ही है इसमें। इसके बाद अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो पीपल पार्टिसिपेशन है इसमें, अधिक से अधिक लोग अपने क्षेत्र के मुद्दों में इन्वॉल्व होते हैं, और अधिक से अधिक जो एडमिनिस्ट्रेशन में इसमें पीपल्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, क्योंकि लोकल लेवल से जो लोकल आम जो लोग होते हैं आसपास के, उन्हीं से मिलकर जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उसका फॉर्मेशन होता है, और दिन प्रतिदिन के कार्यों में वो आम जनता की इसमें मदद लेते हैं। इसके बाद अगर हम लोग समझने का प्रयास करें कि लोकल गवर्नमेंट में अभी हम लोग बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत की, तो जैसा हमने समझने का प्रयास किया कि लोकल गवर्नमेंट बेसिकली डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और आपका इसमें पीपल पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। एक डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है कि किस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि डिसेंट्रलाइज है, क्योंकि आपका अगर हम लोग देखें डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि आप जो निर्णय लेने की क्षमता है, जो पॉलिसी मेकिंग की जो पावर है, जो डिसीजन मेकिंग की जो पावर है, वो एक स्थान पे ना होकर विभिन्न स्थानों पे डिस्ट्रीब्यूट हो।
तो इसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जो पॉलिसी मेकिंग की और डिसीजन मेकिंग की पावर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और उसको और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज करते हुए डिसीजन मेकिंग की पावर और एडमिनिस्ट्रेशन की पावर किसको दी गई है, लोकल गवर्नमेंट को भी दी गई है। अगर हम लोग यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो लोकल गवर्नमेंट हमको दो प्रकार की हमको देखने को मिल रही है। पहला है आपका रूरल लोकल गवर्नमेंट और दूसरा है आपका अर्बन लोकल गवर्नमेंट। और इसके तहत हम लोग ये देखते हैं कि रूरल लोकल गवर्नमेंट जो है उसमें हमको ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और आपका जिला पंचायत देखने को मिल रहा है। वहीं अर्बन गवर्नमेंट में हम लोग देखें तो उसमें आपका नगर पंचायत, उसके बाद नगर पालिका और नगर निगम हमको देखने को मिलते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि रूरल लोकल गवर्नमेंट क्या है। तो अगर हम लोग रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में देखने का प्रयास करें तो जैसा कि मैंने भी पिछली स्लाइड में बताया आपको कि जो रूरल गवर्नमेंट है उसके 3 स्तर हैं। पहला है जिला परिषद, उसके बाद है पंचायत समिति और उसके बाद है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को अगर हम लोग देखें तो ग्राम पंचायत बेसिकली ग्राम पंचायत में हमको ग्राम सभा, जो विलेज लेवल पे जो लोकल गवर्नमेंट कार्य कर रही है वो 2 बॉडी से मिलकर बनी होती है। एक है आपका ग्राम सभा और दूसरा है आपका ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में बेसिकली ग्राम पंचायत एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है और जो आपका ग्राम सभा है वो डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ग्राम सभा में उस गांव के जो भी 18 वर्ष से अधिक आयु के जो वोटर्स होंगे उन सभी को मिलाकर क्या बनेगी, ग्राम सभा बनेगी। और ग्राम पंचायत बेसिकली एग्जीक्यूटिव बॉडी है, अर्थात अगर मान लीजिए किसी गांव को विभिन्न वार्डों में बांटा गया है तो प्रत्येक वार्ड से एक मेंबर ग्राम पंचायत में जाएगा और जो पूरे ग्राम का एक प्रधान चुना जाएगा या फिर सरपंच चुना जाएगा जिसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। आपका अगर ग्राम प्रधान की हम लोग बात करें तो ग्राम प्रधान का हमको डायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिलता है। और तो आपका जो वार्ड के जो मेंबर हैं उनसे मिलकर और आपका जो वार्ड मेंबर को मिलाकर और जो ग्राम प्रधान होगा, सरपंच होगा, उसको मिला के आपका ग्राम पंचायत बनती है, जो कि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। जो भी डिसीजन लिए जाते हैं कि विकास के कौन कौन से कार्य करने हैं उन सारे डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने का कार्य कौन करता है, आपका ग्राम पंचायत करती है। इसके बाद अगर हम लोग ब्लॉक पंचायत की बात करें तो ब्लॉक पंचायत बेसिकली बहुत कुछ गाँवों को मिलकर एक ब्लॉक बनाया जाता है और उस ब्लॉक में जो आपके जो मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन क्या होता है, डायरेक्ट होता है। जो वोटर्स हैं उस क्षेत्र के, जो 18 वर्ष से अधिक आयु के वोटर्स हैं, उनके द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और अगर हम लोग इसके चेयरमैन की बात करें, जो ब्लॉक पंचायत या आपका पंचायत समिति के जो चेयरमैन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके इनडायरेक्ट उनका चेयरमैन उनका जो निर्वाचन होता है वो आपका इनडायरेक्ट होता है। ये जो मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है, जो डायरेक्ट चुन के जो मेंबर्स आते हैं उन्हीं में से किसी एक को चेयरमैन बनाया जाता है। इसी तरीके से आपका जो हमको देखने को मिलता है वो आपका जिला परिषद में भी इसी प्रकार से हमको देखने को मिलता है। जो जिला परिषद के जो आपके मेंबर्स होते हैं वो आपके डायरेक्ट चुन के आते हैं और आपका जो आपके चेयरमैन होते हैं वो इन्हीं जो मेंबर्स जो चुनकर आए हुए हैं उन्हीं में से किसी एक को आपका चेयरमैन बनाया जाता है। उन्हीं मेंबर्स में से किसी एक को चेयरमैन के रूप में, जिला परिषद के चेयरमैन के रूप में चुना जाता है। और अगर हम लोग लोकल गवर्नमेंट के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जो प्रावधान हैं उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो आर्टिकल 243 में 243 से लेकर 243 ओ तक आपका रूरल गवर्नमेंट के बारे में प्रावधान किए गए हैं। और रूरल गवर्नमेंट जो भारत की 11वीं अनुसूची है उसमें आपका रूरल गवर्नमेंट के बारे में अर्थात पंचायत के बारे में विवरण दिया गया है। और इसमें जो भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो रूरल गवर्नमेंट को जो ऐड किया गया था तो उसके अंतर्गत
जो रूरल गवर्नमेंट है उसके 19 फंक्शंस के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में हम लोग अगले स्लाइड में चर्चा करेंगे। इसमें महिलाओं का जो रिजर्वेशन है वो 1/3 करने की बात की गई है, अर्थात जितनी भी सीट्स होंगी उसका 1/3 रिजर्वेशन किसको दिया जाएगा, महिलाओं को दिया जाएगा। और ST SC के भी रिजर्वेशन की बात इसमें की गई है। और बेसिकली जो रूरल गवर्नमेंट के जो चुनाव होते हैं वो प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि में होते हैं, और इन चुनावों को करवाने का जो दायित्व दिया गया है वो आपका किसको दिया गया है, स्टेट इलेक्शन कमीशन को दिया जाता है। और एक यहाँ पे एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो आपका जो स्टेट की जो संचित निधि है उसमें से आपका जो फंड जो दिया जाना है, जो ग्रांट के रूप में फंड दिया जाना है, और जो फंड का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से करना है उसकी जो सिफारिश है वो आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा किया जाता है। अगर हम लोग जो सब्जेक्ट जो दिए गए हैं स्टेट जो आपके लोकल रूरल गवर्नमेंट को, वो कुछ इस प्रकार से हैं। कुछ अगर हम लोग सब्जेक्ट की बात करें, जैसे एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, लैंड इम्प्रूवमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड कंसोलिडेशन, माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, वाटर से डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में कहा गया है, खादी, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल एंड फूडर्स, रोड्स के बारे में, और छोटे ब्रिज के बारे में, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, पॉवर्टी एलिवेशन। तो ये कुछ इस प्रकार से 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिस पे निर्णय लेके अपने विलेज के डेवलपमेंट के लिए आपका पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत कार्य करती हैं। अर्थात जो लोकल गवर्नमेंट के लिए जो लोकल गवर्नमेंट है आपका, जो लोकल रूरल गवर्नमेंट है, जिसमें आपका ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, ब्लॉक पंचायत के बारे में विवरण दिया गया है। तो ये इनके जो सब्जेक्ट हैं वो ये 29 सब्जेक्ट कुछ इस प्रकार से हैं। इन्हीं सब्जेक्ट के आधार पर जो आपका जो बॉडी है वो आपका निर्णय लेती है और विकास संबंधी कार्यों को क्रियान्वित करती है। तो इसी के साथ मैं उम्मीद है कि ये छोटा सा लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अधिक से अधिक इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।